क्या कभी ऐसा लगा है कि फ़ोन को नीचे रखना इतना मुश्किल क्यों होता है? या कुछ आदतें हैं जो तोड़े नहीं टूटती? असल में ना एक अदृश्य लड़ाई चल रही है, हमारे ध्यान के लिए, हमारे अटेंशन के लिए। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं, टेक कंपनियों के डिज़ाइन से लेकर हमारे अपने अतीत तक, जो हमारी अंदरूनी दुनिया को शक्ल देती हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी देखेंगे कि इसका कंट्रोल वापस कैसे पाया जा सकता है। तो आज हम कहां कहां जाएंगे। हम शुरू करेंगे ये समझने से कि कैसे टेक्नोलॉजी को हमें आदी बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। फिर हम प्रेरणा और हेरफेर यानी पर्सुएजन और मैनिपुलेशन के बीच की पतली सी लाइन को समझेंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट के जरिए देखेंगे कि हालात की ताकत कितनी चौंकाने वाली हो सकती है, और फिर ये पता लगाएंगे कि ये सब हमारे अपने अंदरूनी घावों से कैसे जुड़ता है। और हाँ, आखिर में हम उन तरीकों पर भी बात करेंगे जिनसे हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो चलिए पहले और सबसे बड़े सवाल से शुरू करते हैं। हमारे डिवाइसेस इतने ज़्यादा एडिक्टिव क्यों हैं? क्या ये सिर्फ हमारी विल पावर की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये एक जानबूझकर किया गया डिज़ाइन है। और ये सिर्फ कोई डिज़ाइन नहीं है, ये अरबों डॉलर की एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रैटेजी है। इसको ऐसे समझिए, बड़ी टेक कंपनियां डिजिटल दुनिया के रियल एस्टेट डेवलपर्स की तरह हैं। वो जानबूझकर ऐसी एडिक्टिव सुविधाएं बनाती हैं ताकि लोग उनके इकोसिस्टम में, उनकी दुनिया में बंधे रहें। ये सब कुछ मार्केट पर कब्जा करने के बारे में है, और ये पक्का करने के बारे में है कि लोग कभी बाहर ही ना निकलें। हमारा ध्यान उनकी करेंसी है और वो इसे हर कीमत पर कमाना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? वो कुछ मनोवैज्ञानिक हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें डार्क पैटर्न्स कहा जाता है। इन्फिनिट स्क्रॉल और ऑटोप्ले जैसी चीजें हमारे दिमाग के अब बस करो कहने वाले सिग्नल को ही बंद कर देती हैं। और इंस्टाग्राम स्टोरीज जैसी चीजें जो कुछ देर में गायब हो जाती हैं, वो फोमो यानी कुछ छूट जाने के डर का फायदा उठाती हैं, जो हमें बार बार ऐप खोलने पर मजबूर करता है। और इसका स्केल सच में दिमाग हिला देने वाला है। हम अरबों यूजर्स की बात कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म हमारे हर क्लिक, हर लाइक, हर स्वाइप का डेटा जमा करते हैं ताकि उनकी विज्ञापन आधारित प्रॉफिट मशीनें चलती रहें। मतलब ये सिर्फ व्यक्तिगत आदतों का मामला नहीं है, ये ग्लोबल मनोवैज्ञानिक प्रयोग है और हम सब इसके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि क्या हो रहा है। अब समझते हैं कि ये होता कैसे है। इन डिजाइन्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें दो शब्दों के बीच का फर्क समझना होगा। एक है नैतिक प्रेरणा यानी पर्सुएजन, और दूसरा है धोखेबाज हेरफेर यानी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का सीधा साधा मतलब है ऐसा कोई भी बर्ताव या बातचीत जो बोलने वाले के फायदे के लिए हो और जो अपने असली स्वार्थी इरादों को छुपाकर सामने वाले का शोषण करे। सोचिए, एक सेल्समैन किसी को ऐसी कार खरीदने पर मजबूर कर रहा है जिसके बारे में उसे पता है कि वो खराब है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है छिपाना। देखिए, प्रेरणा जो है वो नेक इरादे से आती है। उसका लक्ष्य सहयोग करना होता है और वो अपने एजेंडे को लेकर पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है। ये लोगों को सशक्त महसूस कराती है। दूसरी तरफ है हेरफेर, जो बुरी नियत से होता है। उसका लक्ष्य मुकाबला करना है। उसका एजेंडा हमेशा छिपा होता है और वो लोगों को कंट्रोल और शक्तिहीन महसूस कराता है। तो बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, ट्रांसपेरेंसी। प्रेरणा अपने मकसद के बारे में खुली होती है, जबकि हेरफेर अपने स्वार्थी इरादों को एक नकाब के पीछे छिपाता है। यही बुनियादी फर्क है। लेकिन हमें मैनिपुलेट करने वाली सिर्फ डिजिटल दुनिया ही नहीं है। हमारे आसपास के हालात, हमारी सिचुएशन भी हमारे बर्ताव को नाटकीय ढंग से बदल सकती है। आइए अब तक के सबसे विवादास्पद मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में से एक पर नजर डालते हैं। 1971 के स्टैनफोर्ड जेल एक्सपेरिमेंट की कल्पना कीजिए। कुछ नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स को गार्ड और कैदी की भूमिकाएं दी जाती हैं। दूसरे दिन तक गार्ड क्रूर हो जाते हैं, कैदी टूटने लगते हैं। जो प्रयोग 2 हफ्ते तक चलना था, उसे सिर्फ 6 दिनों के बाद ही बंद करना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन पूरी तरह से हाथ से निकल चुकी थी। ये दिखाता है कि ताकतवर सिचुएशन कितनी जल्दी हमारे अंदर की बुराई को बाहर ला सकती है। एक गार्ड का ये बयान सुनिए, ये सच में रोंगटे खड़े कर देता है। मैंने कैदियों को लगभग मवेशी ही समझ लिया था। जरा सोचिए, कुछ ही दिनों में एक सामान्य छात्र अपने साथी छात्रों को इंसान समझना बंद कर देता है। यह है सिचुएशन की खौफनाक ताकत। स्टैनफोर्ड का प्रयोग एक बाहरी जेल थी। लेकिन तब क्या होता है जब वो जेल हमारे अंदर ही हो? अब हम इस चर्चा को बाहरी दुनिया से मोड़कर अंदर की दुनिया की तरफ ले जाते हैं, उन स्थायी घावों की ओर जो नियंत्रण और हेरफेर से हमारे भीतर पैदा होते हैं।
ये एक बहुत जरूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या होता है जब जेल एक अस्थायी प्रयोग न होकर किसी के अपने अतीत का हिस्सा हो, जब दुर्व्यवहार या सदमे के अनुभव हमारे अंदर ही बस जाते हैं? बचपन के ये अनसुलझे अनुभव अक्सर बड़े होने पर इस तरह से सामने आते हैं। बार बार गलत साथी चुनना, हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहना, या जब चीजें अच्छी चल रही हों तो खुद ही सब कुछ बिगाड़ देना। इन सभी विनाशकारी पैटर्न्स की जड़ में अक्सर एक गहरी भावना छिपी होती है कि वे किसी लायक नहीं हैं। और यहीं पर एक बहुत शक्तिशाली विचार सामने आता है, सदमा यानी ट्रॉमा। ये समझा सकता है कि कोई व्यक्ति कैसा महसूस करता है, लेकिन इसका मकसद कभी भी उसकी पहचान बनना नहीं था। ये किसी के अतीत का एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। तो लक्ष्य है विक्टिम यानी पीड़ित की मानसिकता से निकलकर क्रिएटर यानी निर्माता की मानसिकता में आना। इसका मतलब है कि अपने इतिहास से परिभाषित होने के बजाय उस भविष्य को सक्रिय रूप से बनाने पर ध्यान केंद्रित करना जो कोई चाहता है। तो सवाल यह है कि इन सभी शक्तिशाली ताकतों के सामने हम अपनी एजेंसी, अपनी आज़ादी वापस कैसे पाएं? अच्छी खबर यह है कि ये लड़ाई हारी नहीं गई है। इसके समाधान समाज और व्यक्ति दोनों स्तरों पर मौजूद हैं। यहां हमें दो तरफ से काम करना होगा। एक तरफ हमें सिस्टेमिक समाधान चाहिए, एडिक्टिव डिजाइन को निशाना बनाने वाले कानून और बड़ी टेक कंपनियों के एकाधिकार को चुनौती देने वाली नीतियां। और दूसरी तरफ हमारे पास व्यक्तिगत उपकरण हैं, जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग, हिप्नोथेरेपी और NLP, जो हमें अपने विचारों और विश्वासों को अंदर से बदलने में मदद करते हैं। चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल देखते हैं जिसे NLP स्विच पैटर्न कहते हैं। ये चिंतित विचारों पर काबू पाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ये ऐसे काम करता है, पहला कदम उस नेगेटिव इमेज को पहचानें जो चिंता पैदा करती है। दूसरा कदम एक पॉजिटिव शक्तिशाली इमेज बनाएं कि कोई कैसा महसूस करना चाहता है। फिर तीसरा कदम मन की आंखों में नेगेटिव इमेज को तेजी से छोटा करें और पॉजिटिव इमेज को बड़ा कर दें, उसे स्विच करके हटा दें। और चौथा कदम इसे बार बार तेजी से दोहराएं। इससे दिमाग की ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया को फिर से ट्रेन करने में मदद मिलती है। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारा ध्यान एक युद्ध का मैदान है जहां बाहरी और अंदरूनी दोनों ताकतें नियंत्रण के लिए लड़ रही हैं। सवाल यह है कि इस लड़ाई में जीत किसकी हो रही है।